तो अभी चलिए शुरू करते हैं कि आपको प्लॉट जब भुवनेश्वर पे ले रहे हैं तो किस टाइप का चीज़ें को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भुवनेश्वर में ऐसा बात नहीं कि सिर्फ भुवनेश्वर में, हर जगह पे प्लॉट को लेके बहुत जगह पे फ्रॉड होते हैं। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए मैं तो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जितने अपने एक्सपीरियंस है और थोड़ा थोड़ा जानता हूँ तो उसके हिसाब से मैं भी आपको चाहता हूँ कि आप भी जान ले, ताकि एटलीस्ट कुछ हद तक आप भी मतलब फ्रॉड से बच सके। सबसे पहले जब भी आप प्लॉट देखने के लिए आ रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये प्लॉट का मतलब किस टाइप के प्लॉट है। मतलब यहाँ पे अभी दो टाइप के प्लॉट चलते हैं, जैसे कि एक है फार्मिंग लैंड वाला, एक घर करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे जो भी फार्मर्स है वो अपना लैंड को बेच रहे हैं बिल्डर्स को, तो वो सबसे पहले फार्मिंग लैंड ही होता है। तो उसके बाद उसको लेके इन लोग घरों बाड़ी प्लॉट, जैसे हम लोग उड़िया में बोलते हैं घरों बाड़ी प्लॉट, इन लोग बनाते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो चीज़ है या नहीं है। कहीं कहीं जगह पे गवर्नमेंट वो चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आप फार्मिंग लैंड को घरों-बाड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं है फार्मिंग लैंड में आप घर बनाने के लिए आपको अलाउ नहीं है, तो वो चीज़ के लिए फिर से आपको कुछ एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने पड़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का है। दूसरा चीज़ है कि ये किस टाइप के जोन में आते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग का ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन है। हर बीएमसी ने हर जोन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं। जैसे कि आपके येलो जोन में आप ज़्यादा बड़ा घर नहीं बना सकते या तो ज़्यादा खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे सारा पानी रहता है, तो जिसके कारण आपका घर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। ग्रीन जोन जो कि फार्मिंग लैंड है, और ऐसा भी उन्होंने बहुत सारे कलर के हिसाब से सेट किया हुआ है। वो चीज़ आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। ये दूसरा चीज़ हो गया। और तीसरा चीज़ आपको आना पड़ेगा कि ये जो आप प्लॉट ले रहे हैं, बिल्डर से ले रहे हैं, ये सबसे पहले किसके नाम पे है। यहाँ पे क्या करते हैं ना, इन लोग पहले फार्मर्स को कुछ मतलब एक बड़ा सा ज़मीन लेते हैं। बोलते हैं कि ये ज़मीन, फार्मर जब बोलता है कि ये ज़मीन उन्हें बेचना है, तो वो क्या करते हैं ना, उसे कुछ एडवांस देके पैसा ले लेते हैं और वो उसको प्लॉटिंग करके बेचते हैं। जब जैसे जैसे प्लॉटिंग करके वो आपको बेचते हैं, उस हिसाब से वो फार्मर को पैसा देना शुरू करते हैं। तो आप अगर बिल्डर से ख़रीद रहे हैं तो ये चेक कर लीजिएगा कि वो वाला प्लॉट किसके नाम पे है, बिल्डर्स के नाम पे है या आपके मतलब फार्मर्स के नाम पे है। ये सारा सबसे बड़ा चीज़ है, और इसको चेक करने के लिए आपको ईसी निकालना पड़ेगा। पर कई कई जगह पे आपको ये ईसी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि हम लोग का प्लॉट नंबर रहता है या तो एक खाता बुक के हिसाब से वो ईसी अगर आप निकालते हैं तो 10 साल का, 20 साल का वो तो आपको निकल जाएगा। पर क्या होता है ना, वो जो प्लॉट होता है वो खाता बुक के नाम से अगेंस्ट में रजिस्टर होता है, और उसके हिसाब से वो चीज़ वहाँ पे नहीं रहता है। तो आप सबसे पहले क्रॉस चेक करेगा ईसी, उसके बाद वो खाता बुक के हिसाब से उसे चेक करिएगा वो सही है कि नहीं, और वो किस ओनर के नाम पे है और वो कितने जगह पे चेंज हो चुका है। मतलब जो भी फार्मिंग लैंड होता है वो बहुत पुराना होता है, एक ओनर या दो ओनर मैक्सिमम रहते हैं। पर आप अगर प्लॉट पे ले रहे हैं तो पहले से या कोई ओनर ख़रीदा होगा या उसे ले रहे हैं। दूसरा चीज़ है जी कि आप अगर ले रहे हो और ओनर का नाम है, तो सबसे पहला चीज़ है, बड़ी चीज़ है कि आपको आधार कार्ड और उस ओनर से मिलना चाहिए। मतलब आप अगर बिल्डर से भी ले रहे हो या किसी थर्ड पार्टी लोगों से भी ले रहे हो, तो जिस प्लॉट जिस आदमी के नाम पे है, सबसे पहले आप एडवांस, बिल्डर को एडवांस देने से पहले उस ओनर से मिलिए, उसके आधार कार्ड को वेरीफाई कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि वो बता देते हैं कि ये ठीक है, ये ओनर है और इसका आधार कार्ड ये है, वो सभी नकली दिखा देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, वो आपसे एडवांस ले लेते हैं, और एडवांस लेने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कभी नहीं हो पाता, क्योंकि वो जिस प्लॉट को दिखाए होंगे वो उसका ओनर कोई दूसरा रहेगा, और वो आपको दूसरा ओनर का फ़ोटो दिखाए होंगे, तो वो ओनर कभी भी आपको रजिस्टर करने के लिए नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी बिल्डर को एडवांस देने से पहले उसके ओनर से ज़रूर मिलिएगा, और उसके मतलब हो सके तो उसके आधार कार्ड को लेके पुलिस में भी वेरीफाई कर लीजिएगा। भले ही आपको 1000-2000 एक्स्ट्रा चार्ज होगा, पर कोई इशू नहीं। जब आप 30 लाख का ज़मीन खरीद रहे हो तो आप 2000 का खर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है कि बिल्डर कभी भी पहले पूरा पैसा लिए बिना वो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो आप ऐसा डेट चूज़ करिएगा कि कुछ एडवांस दीजिएगा। अगर आप पेमेंट दे रहे हैं तो उन्हें बोलिएगा कि जिस दिन हम पेमेंट दे रहे हैं उसी दिन रजिस्टर करें, या तो एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का उन्हें मोहलत दे। अगर सपोज़ आपको कल रजिस्टर करना है तो आज रात को आप पैसा दें, या ऐसा भी दे कि पैसा कभी भी उनके साथ कैश में डील ना करें। कोशिश करें कि हमेशा उनके साथ
बैंक ट्रांजैक्शन ही करें तो ये आपके लिए भी बेनिफिट होगा और उनके लिए भी बेनिफिट होगा। उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा पर आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर इन केस कुछ भी फ्रॉड होता है तो आप उसके अगेंस्ट पे जा सकते हो और उसका अगेंस्ट में रैपिड फायर एक्शन भी होता है आजकल भुवनेश्वर में। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज़ है, जब भी आप ले रहे हो ज़मीन तो देखिए, सबसे पहले मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सभी पे ऐसा पत्थर से उनका बाउंड्री बनता है। तो पत्थर के बाउंड्री का वो अलग से चार्ज करते हैं। तो ये अलग से चार्ज का आपको एक काम करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले रेट फिक्स कर दीजिएगा कि कितना चार्जेस आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप ख़रीदने से पहले फिक्स कर दीजिएगा कि वो कितना चार्ज लेते हैं। क्योंकि वो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि चार्जेस होता है, ये एक्चुअली पत्थर, सीमेंट और मजदूरी रेट मिला के भी कहीं कहीं जगह पे 100 रुपये चलता है, कहीं 150 रुपये वो लेते हैं। पर अगर ये चीज़ आप उनसे पहले फ़िक्स नहीं किए होंगे तो वो उसका रेट बहुत डबल कर देते हैं और काम होने के बाद आपको ये देना पड़ता है, जो कि करीबन आपको 30-40 हज़ार का और एक्स्ट्रा खर्चा होता है। ये चीज़ भी आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके पास पॉसिबल है तो ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं उनसे, मतलब डिमार्केशन लेने के बाद। ये तो उन्हें देंगे पर वो चीज़ को आप पहला कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाला पंगा हमेशा हर बिल्डर के साथ होता है कि आपने बताया नहीं था, आपने दिया नहीं था, इसका एक्स्ट्रा चार्जेस उससे भी होते हैं। और दूसरा चीज़, आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे BMC के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन का फ़ीस जो अलग से होते हैं वो चीज़ भी आपको इधर वियर करने पड़ते हैं, उसके लिए बिल्डर आपको नहीं देता है। वो चीज़ को भी माइंड में लेके चलिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपके ज़मीन के रेट के हिसाब से आता है, तो वो करीबन 1 लाख कभी कभी तक पहुंच भी जाता है, कभी कभी 1.5 भी जाता है। तो मैंने जो ख़रीदा था मेरे को करीबन 1 लाख पड़ा था इस एरिया के रेट के हिसाब से। और जो भी वैल्यूएशन होते हैं यहाँ पे, आपका जो रजिस्ट्रेशन वैल्यूएशन होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वैल्यूएशन होता है। सपोज़ मेरा ये जो प्लॉट था, मेरा गवर्नमेंट वैल्यूएशन इसका 13 लाख का आ रहा था, और पर मैंने इसको एक्चुअल में दिए थे 24 लाख, मतलब करीबन 11 लाख एक्स्ट्रा मैंने दिया हुआ था गवर्नमेंट वैल्यूएशन के हिसाब से। तो आपको गवर्नमेंट वैल्यूएशन हमेशा 13 लाख पे मुझे पड़ा था, तो वो करीबन 90,000 समथिंग आया था। और उसके बाद ये पत्थर बनाने के लिए अलग से 40,000 मैंने दिए थे। तो वो पत्थर का इशू आज तक मेरा चल रहा है। तो वो बोल रहा है मैंने दिया नहीं, मैं बोल रहा हूँ दे दिया हूँ। तो आज तक चलो ठीक है, चलो ज़मीन मेरे नाम पे हो गया तो उसका फ़ोन में अभी रिसीव नहीं कर रहा हूँ, पर बात ये है कि मैंने उसे दिया था। तो चलिए, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस था, मैंने जब प्लॉट ख़रीदने के टाइम पे मैंने जो प्रॉब्लम फेस किए हुए थे और प्लॉट ख़रीदने के बाद मुझे जो चीज़ पता चला, तो वो सारा चीज़ मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस कर लिया, ताकि आप भी कभी प्लॉट ख़रीदे तो वो ये सारे चीज़ में आप भी ना फंसे और ये सारा चीज़ को आप देख लें। हाँ, और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने जो आप ये सारा चीज़ सबसे पहले मुझे बोलना था, ये एक चीज़ है कि आप अगर देख रहे होगे बहुत सारे फेसबुक पे आपको ऐड आ रहे हैं कि हाँ आपको यहाँ से प्लॉट मिल रहा है, OLX में कोई कर में सब ऐड दे रहे हैं कि यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है, वहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है। पर बेसिकली यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है ना, एक फार्मर से एक बिल्डर लेता है, फिर बिल्डर वाले क्या करते हैं ना, उनके कुछ एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स मीन कि वो सारे मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं, वो कभी किसी के अंडर पे काम नहीं करते हैं। कभी कभी काम करते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करते हैं ना, एजेंट में काम करते हैं। तो आप बोल सकते हैं ब्रोकर का काम करते हैं। तो आप सपोज़ एक प्लॉट, सपोज़ मेरा ही प्लॉट ले लो, मेरा ही प्लॉट को उस बिल्डर ने क्या किया होगा, 10 एजेंट को बोल दिया होगा कि ये मेरा प्लॉट है। तो सारे एजेंट क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से मार्केटिंग करेंगे। तो एक ऐसा रहेगा कि एक किसी ने फेसबुक पे डाल दिया ये प्लॉट अवेलेबल है, इसका प्राइस 1200 पर स्क्वायर फीट, और कोई एक एजेंट डाल देगा इसका 1150 रुपये पर स्क्वायर फीट, और कोई डाल देगा 1350। तो उनको पता है कि आप जब भी मतलब देखने आ रहे हैं तो आप बार्गेनिंग करेंगे। वो मतलब वो उनका माइंडसेट है कि आप 50 रुपये का तो बार्गेनिंग करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप करीबन मिनिमम तो 100 क्या 150 तक का बार्गेनिंग चाहिए, जितना पॉसिबल है उतना करिएगा। और ये जो एजेंट होते हैं ना, ये इनका क्या कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको ज़मीन दिखा लिए, आपको बोलेंगे कि हाँ हाँ ये सही है, ये सब मेरा ही है, पर उनका कुछ नहीं होता। वो फिर आपको बिल्डर के पास लेके जाएंगे। तो इसमें क्या होता है ना, आपका रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ब्रोकर के थ्रू से जा रहे हैं तो ब्रोकर अपना कमीशन रख लेता है। फिर जब आप जा रहे हैं बिल्डर के पास, बिल्डर अपना प्राइस रखता है। तो इस हिसाब से आप अगर जितना भी रेट काटोगे तो वो आपके कुछ बेनिफिट नहीं होगा। आप थोड़ा कॉस्टली वाला प्लॉट ले रहे हैं तो आप देखिएगा कि कोशिश करिए कि आप जितना हो सके डायरेक्ट
बिल्डर के पास जाके पैसा मतलब प्लॉट ले। ब्रोकर के थ्रू से अगर जाएंगे तो आपको 1-2 लाख का या 1 लाख तो मिनिमम तो 1 लाख को आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है। तो वो करीबन ब्रोकर का 2% वो आपसे भी ले लेते हैं, फिर वो बिल्डर से भी 2% ले लेते हैं। तो उनका तो माला माल है, पर आपके पॉकेट से पैसा जाने वाला है। तो कोशिश यही करिएगा कि जब भी आप प्लॉट ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगर मार्केट वाला बंदा भी है तो उसको बोलिएगा कि वो बिल्डर तक आप जाए। बिल्डर के पास जाने के बाद उसके सामने जो डील होना था हो जाए, उसके बाद आप पीछे से जाके उससे कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर भी मार्केट बच्चे के अलावा वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो उनके प्राइस पे चलेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि 150 से 200 रुपये तक का आप काटने के लिए, क्योंकि अगर बिल्डर के थ्रू से मार्केट प्लेस के एजेंट के थ्रू से जा रहे हैं वो वाला जो चीज़ें आप जितना बार्गेनिंग कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सुबह का मॉर्निंग राइड के साथ थोड़ा इन्फॉर्मेशन ब्लॉग को देख लीजिएगा। सुबह का मॉर्निंग राइड के साथ एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं और भी आगे इस तरह से कुछ राइड पे चले। और कुछ भी आप भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं और आगे जितने भी ब्लॉग बनाऊं या किसी भी राइड पे चलूं तो आप तक वो पहुंच पाए। अगर कोशिश रहेगी कि आपको मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताते रहूं। ज़्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, पर अपने एक्सपीरियंस के कुछ ना कुछ चीज़ आपको शेयर करते रहूं, ताकि वो चीज़ आपको बेनिफिट रहे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं हम दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।